हेलो स्टूडेंट्स, इजी पीजी में आपका स्वागत है। और हवा में उड़ना छोड़िए, ज़मीन पे आइए। ये हमने सुनी है ना काफ़ी बार लाइन, बट आज हम क्या करेंगे, हवा में उड़ेंगे। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 4 करने वाले हैं ऑफ आवर ज्योग्राफी क्लास 7th। ओके, स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सोच के देखिए, ये जो बीच बीच में मैं बोलते टाइम पोज ले रहा हूँ, जैसे अभी मैंने पोज लिया, ये क्या कर रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ। सांस किसकी वजह से ले रहा हूँ? हवा की वजह से ले रहा हूँ। सांस में अंदर हवाई तो जा रही है, अगर हवाई ख़त्म हो गई तो क्या कुछ बच पाएगा? कुछ नहीं बचेगा, मैं भी नहीं बचूंगा, आप भी नहीं बचोगे। तो आज हम अपनी सबसे बेसिक नीड हवा, उसको डिस्कस करते हैं। हवा ख़त्म होगी, पानी ख़त्म हो गया, हम एकदम से नहीं मरेंगे। खाना ख़त्म हो गया, एकदम से नहीं मरेंगे, जिएंगे भाई, थोड़े टाइम तो जिएंगे। बट हवाई चलेगी, अगला सांस हमारे अंदर ही नहीं जा रहा, अभी के अभी सब कुछ ख़त्म। ये हमारी अर्थ है ना। इस अर्थ के चारों ओर कुछ ना कुछ हवा है, गैसेस वगैरह हैं, उसको हम भी डिस्कस करेंगे। बट ये जो गैसेस है, हवा है, तभी तो जीवन पॉसिबल है ना। हम इतने पार्ट को एक बार नेक्स्ट इमेज में देखते हैं। इतने पार्ट की इमेज है हमारे पास। नेक्स्ट इमेज में देखिए, ये जो इमेज है इसमें ऊपर दिख रहे हैं हमारे, है ना। यहाँ तक कुछ अलग लाइन्स है, फिर कलर चेंज हो रहा है। कलर से आप ये मत समझिए कि ऐसा कलर दिखता है, इससे आप जस्ट इमेजिन करिए कि इतना एरिया कुछ एक है, फिर इतना कुछ अलग है, फिर आगे कुछ अलग एरिया है। ये हवा की उससे, गैसेस वगैरह की उससे, हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं क्या एरिया है ये इतना एरिया क्या है, ये क्या है। ये जो अर्थ के ऊपर ऐसे लेयर्स टाइप कुछ बना हुआ है, उसको हम देख लेंगे आराम से। पहले अब ये सोचते हैं एटमॉस्फेयर चीज़ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आवर अर्थ is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere। फर्स्ट लाइन आपकी चैप्टर की दी हुई है। ये जो भी हमारी अर्थ सराउंड करती है जो हवा से, उसी को एटमॉस्फेयर बोलते हैं। कितना सिंपल है, एयर अराउंड आवर अर्थ इज एटमॉस्फेयर। वेरी सिंपल। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन भी यही है इस चैप्टर का, तो साथ के साथ हमारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और चैप्टर भी हो जाएगा। आप जस्ट वीडियो को देखिए और आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी हवा है, हमने देख लिया एटमॉस्फेयर क्या है। एयर अराउंड आवर अर्थ इज एटमॉस्फेयर। तो मेन वर्ड इसमें क्या आ रहा है? एयर। एयर को हम डिस्कस करते हैं। एयर बनी किस चीज़ से हुई है? कंपोजिशन ऑफ एयर। हवा कोई एक चीज़ नहीं है, ये काफ़ी सारी गैसेस का मिक्सचर है। जैसे कि हम अभी देखते हैं नेक्स्ट इमेज में। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर या कंपोजिशन ऑफ एयर अगर हम बात करें तो किन किन चीज़ों से बना है ये। सबसे ज़्यादा पार्ट आप देख पा रहे हो, जो नाइट्रोजन का इतना सारा पार्ट है। 78% ऑफ आवर एयर इज व्हाट? नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन 78% होगी। नाइट्रोजन हम लेते तो नहीं है, ब्रीद इन हम क्या करते हैं? हवा को ब्रीद इन करते हैं। बट हम उसमें से निकाल के हमारे काम कौन सी जो गैस काम आती है, कौन सा एलिमेंट काम आता है? ऑक्सीजन काम आता है हमारा। ऑक्सीजन कितना है हवा में? 21%। तो आप सोच के देखिए, आपने जो अभी एक सांस लिया अंदर, उसमें से 78% तो आपके बिल्कुल ना काम की चीज़ है। नाइट्रोजन का आपके शरीर में कोई यूज़ नहीं है एज ए गैस। ठीक है, आपके मेन जो यूज में आ रही है वो क्या है? 21%, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका मेन यूज है। आपकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, और फिर ऑक्सीजन को हम क्या बना देते हैं? हमने एयर ब्रीद इन करी, ऑक्सीजन हमारे काम का था, हमने ले लिया। और हमारे काम का क्या नहीं था? कार्बन डाइऑक्साइड काम की नहीं थी हमारी जो बॉडी के अंदर थी। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बाहर निकाल दिया। बाहर निकली है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे है कितनी? 0.03% है बस। कितनी है? 0.03%। और हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कराया, आपने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझा था कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है जो भी हीट अर्थ से रेडिएट होती है या सन से अर्थ में आती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, उसको होल्ड करके रखना। ठीक है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो क्या हो जाएगा? रिमेंबर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? पूरा जितना भी हमारा ग्लोब है उसकी सराउंडिंग्स ज़्यादा गर्म हो रही हैं, जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा गर्म हो रही हैं।
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो फिर वो हीट को ज़्यादा हीट को होल्ड करती है। अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ज़्यादा हीट होल्ड। ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं था, इसको बाहर में जाने दीजिए। अभी हम इस चैप्टर पे आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03%। ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट याद करना आपका। 78% इज नाइट्रोजन, 21% इज ऑक्सीजन एंड 0.03% इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें और भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, जैसे ऑल अदर गैसेस भी होती हैं 0.04%। इसमें काफ़ी सारी गैसेस आ जाती हैं, ठीक है। और आर्गन हमारी कितनी 0.93। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या याद करना, ऑक्सीजन कर लो, नाइट्रोजन कर लो एंड कार्बन डाइऑक्साइड कर लो। ओके, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है हमारे आसपास, चुपचाप रहती है, हमें पता नहीं लगता, बट हमारे आसपास सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन, जिसको हम सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। एंड थर्ड नंबर पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। वैसे थर्ड नंबर पे आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है, बट हम कार्बन डाइऑक्साइड का क्यों, इस फैक्ट को मैंने याद करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि ये हमारे काम आती है। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ये थोड़ी सी डिबेटेबल गैस है, ठीक है। जब आप कैंडल जलाते हो तो वो भी ऑक्सीजन का यूज़ करती है, जैसे हम ह्यूमंस करते हैं। और जब आप प्लांट्स लगाते हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ह्यूमंस का अपोजिट करते हैं। वो ह्यूमंस क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और बाहर छोड़ देते हैं। बट प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसका ऑक्सीजन बनाते हैं और छोड़ देते हैं। तो इससे बैलेंस बना रहता है। हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है ना, वो नेचर ने देखो कितनी अच्छी तरीके से बनाया कि एक इंसान के ये यूज में आएगी कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब प्लांट्स की यूज में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और इंसानों की यूज में ऑक्सीजन आएगी। दोनों एक चीज लेंगे, दूसरी छोड़ देंगे, तो बैलेंस बना रहेगा प्रॉपर। बट अब हम गाड़ियों को लेके आ रहे हैं, रेफ्रिजरेशंस, जो टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है। एंड देन ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग इज देयर, तो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि बैलेंस कितना अच्छा बनाया था नेचर ने। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन एंड ऑल अदर गैसेस इज पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है जो हमने फर्स्ट इमेज में डिस्कस करा था इसमें। ओके, एक सेकंड में इसको इरेज कर देता हूँ। ये हमने डिस्कस करा था, ये इतना सारा पार्ट क्या है, देन ये इतना पार्ट क्या है, इसके ऊपर वाला क्या है, इसको अभी हम आराम से डिस्कस करेंगे। तो अभी हम ये डिस्कस करते हैं, ये जो हमारी अर्थ है इसके चारों तरफ ये पार्ट क्या है, ये इतना सारा कौन सा पार्ट है, ये इतना सारा कौन सा। ये तो है नहीं कि अर्थ ये पार्ट हुआ और ख़त्म होगी, नहीं, पूरा यूनिवर्स है ना, बाद में गैलेक्सीज हैं, तो ये ऐसी ऐसी बहुत बड़े बड़े स्पेसेस हैं, बड़ा बड़ा, इतने पार्ट को हम कुछ और बोलते हैं, बस हमने ऐसे ही नाम दे रखे हैं। वो नाम इस बेसिस पे नहीं दे रखे कि अर्थ के ऊपर 40 किलोमीटर का एरिया ये हो गया, फिर 40 और जोड़ दो 80 का ये हो गया, नहीं, हमने इस बेसिस पे कैटेगराइजेशन नहीं करा। हमने किस बेसिस पे करा है, उसमें एक्टिविटीज़ क्या होती हैं उस बेसिस पे डिस्कस, प्रोसेसेस क्या चलती हैं उस बेसिस पे हम इसको डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एक सिंपल सी चीज़ है जिससे आप इन सभी को याद कर सकते हो। इसमें क्या होता है हम डिस्कस बाद में करेंगे, पहले आप ये ट्रिक देखिए। टसम टी, TSM टी, आसाम की टी फेमस है ना, तो इसी से आप थोड़ा मिलता जुलता ही है। आसाम में जैसे आपको टी फेमस है, आसाम किसके लिए फेमस है, फॉर टी, आसाम टी, टसम टी, ऐसे याद कर सकते हो। टसम टी थोड़ी सेम टाइप की साउंड आ रही है ना दोनों से। टसम टी से क्या बन गया, टी से ट्रोपोस्फेयर, S से स्ट्रेटोस्फेयर, M से मीजोस्फेयर, T से थर्मोस्फेयर, E से एक्सोस्फेयर। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दिख रही होंगी इस इमेज में। दोबारा देखते हैं, टसम टी, T से ट्रोपोस्फेयर, S से स्ट्रेटोस्फेयर, M से, याद करो, मीजोस्फेयर, T से थर्मो एंड E से एक्सो। 2 T आ रहे हैं, फर्स्ट वाला ट्रोपो है, आपको दूसरे वाला अपने आप याद आ जाएगा क्या था, थर्मो। ओके, हम इसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करते हैं अभी। इन लेयर्स में होता क्या है, सबसे पहली लेयर हमारी ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहली लेयर कौन सी है, सबसे पहली लेयर कौन सी है, ट्रोपो, SPHER, ट्रोपोस्फेयर। जो हमारी अर्थ है जस्ट इसके ऊपर हमारा ट्रोपोस्फेयर है, जहाँ पे हम ह्यूमंस रहते हैं, हमारे घर हैं,
ये क्या है, ट्रोपोस्फेयर है, जहाँ वेदर होता है, जहाँ मौसम चेंज होता रहता है, जहाँ ठंडी हवाएं चलती है, वो सब क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। ये आपको दिख रहा है ना, ट्रोपोस्फेयर। और इसकी लेंथ क्या होती है, 0 to 12 to 18 किलोमीटर्स। एवरेज इसका 13 होता है, 13 किलोमीटर। बट इसका मिनिमम रेंज 12 किलोमीटर। कई जगह पे पोल्स के अराउंड या काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे 12 किलोमीटर है, काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे 18 किलोमीटर है इसकी लेंथ। ठीक है, क्यों ये डिफ्रेंशिएट कर रखा हमने, प्रोसेसेस की वजह से। ठीक है, ये नहीं है कि अगर हमने किलोमीटर्स के बेसिस पे करना होता तो हम सिंपल 13 करके अर्थ से जितना भी ऊपर 13 किलोमीटर चलोगे वहाँ तक ट्रोपोस्फेयर है, बट हमने ऐसा नहीं करा। हमने प्रोसेसेस के बेसिस पर इसको डिफ्रेंशिएट करा है। तो 12 से 18 किलोमीटर हमारा ज़मीन से लेके 12 से 18 किलोमीटर ऊपर तक, कई जगह पे 12, कई जगह पे 18 ट्रोपोस्फेयर चलता है। इसमें एक्टिविटीज़ हमने डिस्कस कर लिया। जितना भी हमारा वेदर फिनोमिना होता है वो किस में होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है। ओके, वेदर के अंदर हमारा क्या क्या आ गया, रेनफॉल आ गया, फोग आ गया, जितना भी हमारा वेदर से रिलेटेड है ना वो सभी इसी के अंदर आ गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या आता है, आपने देखा होगा ना, हवाई जहाज ऊपर से उड़ता हुआ जाता है। हवाई जहाज हमारे बहुत ऊपर होता है, 13 किलोमीटर से तो ऊपर ही होता है वो। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, हमारा एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं। ओके, और हमारी रेनफॉल हमने डिस्कस करा था ट्रोपोस्फेयर में होती है। तो हमारे बादल भी तो ट्रोपोस्फेयर में होंगे ना, जितने भी क्लाउड्स वगैरह ट्रोपोस्फेयर में होंगे। और प्लेन हमारा बादलों के ऊपर से जाता है, ये याद करने की ट्रिक है। बादल कहाँ पे होते हैं, वेदर कहाँ पे होता है, ट्रोपोस्फेयर में। बट प्लेन कहाँ से जाता है, बादलों के ऊपर से फ्लाई करता है। तो बादलों के ऊपर से फ्लाई कर रहा है, मान लो ये बादल है, इसके ऊपर से फ्लाई करा तो नेक्स्ट जोन आ गया ना। बादलों के ऊपर तो वेदर चेंज नहीं हो रहा, वहां तो बारिश नहीं हो रही, बूंदे नहीं गिर रही। तो नेक्स्ट जोन कौन सा हमारा, टसम टी में क्या बना था दूसरा, ऐसे स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में प्लेन्स फ्लाई करते हैं। ठीक है, वेदर से ऊपर प्लेन उड़ता है ना बादलों के ऊपर, याद हो गया बहुत इजीली। और हमने एक और चीज़ डिस्कस करी थी, ये हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हीट को अर्थ में होल्ड करके रखती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ये हमारा क्या था, ट्रोपोस्फेयर। इसके ऊपर हमारा ये इतने एरिया में स्ट्रेटोस्फेयर है। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी तो 0 से लेके यहाँ 0 किलोमीटर, इसकी 12, कहीं कहीं पे 12 है, कहीं कहीं पे 18 है। ठीक है, 12 to 18 किलोमीटर, एवरेज इसकी 13 किलोमीटर हो गया। अब स्ट्रेटोस्फेयर का क्या है हिसाब, इसका लेंथ का थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करिए। इसका है 11 to 50 किलोमीटर्स। इस इमेज में हमारा 11 लिखा हुआ है, बट आप इसको सोच सकते हो जैसे 12 पे ये ट्रोपो खत्म हुआ तो 12 से लेके फिर 50 किलोमीटर्स तक हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर में हमने प्लेन्स उड़ते हैं, और दूसरी चीज़ ओजोन लेयर जो होती है ना, ओजोन लेयर, जिससे ओजोन लेयर के थ्रू जो हार्मफुल सनरेज आती हैं, ये मान लो यहाँ पे ओजोन है, हार्मफुल जो सनरेज आती हैं उसको यहीं से रोक के वापस रेडिएट कर देता है। और अर्थ पे हमारे ह्यूमंस के ऊपर जो हार्मफुल रेज ऑफ सन वो नहीं आ पाती। तो ओजोन लेयर कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फेयर में, जिसमें प्लेन्स उड़ते हैं वहीं पे ओजोन लेयर है। बट उससे बहुत ऊपर है, जहाँ से प्लेन उड़ते हैं उससे तो बहुत ऊपर ओजोन लेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, टसम एम आ गया। एम से क्या बना, मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर को डिस्कस करते हैं हम। मीजोस्फेयर हमारी थर्ड लेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर की। और ये स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर वाली लेयर है, और ये 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। वो हमारी 50 तक गई थी ना, 50 से लेके फिर 80 किलोमीटर तक कौन सी रेंज आ गई, मीजोस्फेयर। ओके, और हमारी मीजोस्फेयर में बस हमको एक चीज़ याद रखनी है। क्या चीज़ याद रखनी, जो हमारी मीटियोर्स होते हैं ना, जैसे अर्थ के ऊपर कुछ आ रहा है वो यहीं पे नष्ट हो जाते हैं। जैसे हमको ये आते हुए दिख रहे हैं मीटियोर्स, ये हमारे कहाँ पे तबाह हो जाते हैं, मीजोस्फेयर में ख़त्म हो जाते हैं, नीचे तक आ ही नहीं पाते। तभी अर्थ के ऊपर काफ़ी सारे जो छोटे छोटे पत्थर है ना वो नहीं आ पाते। क्यों, क्योंकि वो मीजोस्फेयर में अपने आप धूल बन चुके हैं। वो ऐसे पत्थर आ रहा था, यहाँ के छोटे छोटे पार्ट में बिखर गया, धूल बन गया वो मीजोस्फेयर में। मीजोस्फेयर में बस यही याद करना था, 50 to 80 किलोमीटर्स, एंड मीटियर्स यहाँ पे बर्न हो जाते हैं। इससे ऊपर वाला पार्ट क्या है हमारा, टसम टी टी ई बच गया बस, कितना सिंपल से कर रहे हैं हम ना, थर्मोस्फेयर।
THERMOSPHERE, थर्मोस्फेयर। थर्मोमीटर थर्मो टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं हम। थर्मो जो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ करते हैं? टेम्परेचर के लिए। थर्मोमीटर टेम्परेचर को मापने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका नाम थर्मो क्यों रखा गया? थर्मो इसलिए रखा गया क्योंकि ये सबसे गर्म है, एग्जोस्फेयर से भी गर्म है। जो हमारी सबसे गर्म लेयर कौन सी है, स्ट्रक्चर या हम लेयर बोले एटमोसफेयर की, वो है थर्मोस्फेयर। थर्मो नाम ही टेम्परेचर है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर थर्मोस्फेयर में होता है। और ये एक्सटेंड कहाँ तक करता है? हमने ये देखा था कि 80 किलोमीटर्स या 90 किलोमीटर्स पे मेसोस्फेयर खत्म हो रहा है, इससे ऊपर चलते जाओ 800 किलोमीटर तक। ओके, 800 किलोमीटर तक हमारा थर्मोस्फेयर होता है। आपकी जो बुक है उसमें 400 लिख रखा है। ये काफ़ी जगह पे वेरी करती हैं चीज़ें ना, तो आप इसको 400 याद कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई गलत बोल रहा है, कोई 600 कह रहा तो गलत है, बट अभी हम बुक के हिसाब से जाएंगे। 400 आप इसको मान लीजिए। ओके, 80 to 400 किलोमीटर्स। और ये इतना ज़्यादा गर्म है, जो भी हमारी रेडियो वेव्स नहीं होती, रेडियो फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ से कोई बात करना चाह रहा है, कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी आ रही है, बात तो नहीं करना चाह रहा, यहाँ से कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी, जैसे रेडियो के थ्रू हमारी रेडियो चैनल्स होते हैं जो टीवी पे चलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे मूव करती है। किसी ह्यूमन था, ये कहाँ पे खड़ा है? सबसे पहली चीज़ ट्रोपोस्फेयर में खड़ा है। इसने यहाँ से रेडिएट करी है वेव, एंड देन ये थर्मोस्फेयर में जाके तब वापस मुड़ती है, अर्थ की तरफ आती है। अगर ये थर्मोस्फेयर ना होता, ये ऐसे वेव जाती जाती ऊपर यूनिवर्स में चली जाती, वापस आती नहीं, हमारे पास नहीं हो पाता कोई भी चैनल टेलीकास्ट। क्यों? क्योंकि रेंज, ये जो वेव है ये वापस तो आई ही नहीं, रेडियो वेव जो भी थी वापस नहीं आई, तो हमारे पास कुछ पहुंचा ही नहीं। उसने भेज तो दिया यहाँ से सिग्नल, बट हमारे पास तो तब आएगा ना जब थर्मोस्फेयर इसको वापस डाइवर्ट करेगा। तो रेंज जो रेडियो वेव वो किससे वापस डाइवर्ट होकर आती है? थर्मोस्फेयर से। ओके, और सबसे गर्म भी ये लेयर है। अब लास्ट वाली लेयर बच गई हमारी, जो भी 400 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर था, उसके ऊपर जितना भी एरिया बच गया अर्थ के ऊपर, एक्सोस्फेयर, ये लाइन भी हटा दीजिए आप, जितना भी लेयर बच गया वो क्या बचा? एक्सोस्फेयर। और यहाँ से स्पेस शुरू हो जाता है। जो हमारा स्पेस स्टार्ट होता है ना, वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, सैटेलाइट्स वगैरह यहाँ पे होती हैं, स्पेसशिप वगैरह यहाँ से जाती हैं। ओके, ये हम डिस्कस कर। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ सोच के देखिए, जो आप शूटिंग स्टार्स देखते हो या आप प्लेन्स देखते हो, प्लेन्स हमने डिस्कस करा था कौन से में होते हैं? बादलों के ऊपर से जाते हैं। बादल हमारा वेदर मान रहे थे हम, बादलों से ऊपर कौन सा था? बादल। ट्रोपोस्फेयर में वेदर फिनोमेना होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है। और ट्रोपोस्फेयर से ऊपर प्लेन जाता है, प्लेन कौन से में आ गया फिर? टसम, टी एस टसम, ऐसे स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, प्लेन, स्ट्रेटोस्फेयर, हमने इजीली इन चीज़ों को याद कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है वेदर एंड क्लाइमेट। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ बताता हूँ मैं आपको। आपके फ़ोन में या आप कभी भी लिखते हो वेदर, और आप अपने प्लेस का नाम लिखते हो, गूगल पे सर्च करते हो आप, तब भी वेदर ऑफ, मान लीजिए आप हरिद्वार से हो, हरिद्वार से कोई बंदा हो, क्या लिखता है? टुडेज वेदर ऑफ हरिद्वार, ये लिखता है ना कोई भी। तो टुडे से क्या समझे हम? वेदर, बस टेम्परेचर वगैरह, विंड वगैरह रहती है ना, शॉर्ट पीरियड के लिए हम उसको बोलते हैं वेदर। एंड लॉन्ग पीरियड के लिए, जब मान लीजिए 6 महीने की बात हो रही है, 6 महीने तक कैसा वेदर रहेगा, ठंड रहेगी, गर्मी रहेगी, क्या रहेगा, उस जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है उसको बोलते हैं क्लाइमेट। बस इतना ही सिंपल सी चीज़ थी। किससे हमने याद करा? वेदर, टुडेज वेदर ऑफ, एप्लीकेशन का नाम भी उसका वेदर ही होता है। आप फ़ोन में जाके चेक करोगे ना, जहाँ से आप देखते हो कि आज बारिश आएगी या नहीं आएगी, तो जो हमें आज का दिखाता है ना, वो वेदर ऐप होता है। वेदर शॉर्ट टर्म एंड क्लाइमेट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। तभी हम ये बातें करते हैं कि इस बार क्लाइमेट अच्छा नहीं था तो फसल अच्छी नहीं हुई। तो एक दिन के वेदर की वजह से तो फसल गंदी नहीं हो रही ना, काफ़ी टाइम लगा है। क्लाइमेट मान लीजिए 5 महीने तक मौसम इधर उधर हुआ है, तभी फसल अच्छी नहीं हुई। तो क्लाइमेट लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है। क्लाइमेट किसको अफेक्ट करता है? क्रॉप्स को अफेक्ट करता है। वेदर किसको अफेक्ट करता है? हमारे डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करता है। हम स्कूल नहीं जा पाए, किसकी वजह से नहीं जा पाए? जो हमारा वेदर है वो ख़राब था, इसलिए हम स्कूल नहीं जा पाए। क्रॉप्स ख़राब किस लिए हुई? क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट था वो ख़राब था। ओके, टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं। सिंपल सी चीज़ सोच के देखिए,
आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं, वो किसकी वजह से हुए हैं? द डिग्रीज टेम्परेचर इज़ वेरी लो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें किसकी वजह से अफेक्ट करती? टेम्परेचर की वजह से अफेक्ट करता है हमारी ये चीज़ें ना। कभी आपको पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा बिना कोई एक्सरसाइज करे, तो किसकी वजह से? क्योंकि द डिग्री ऑफ टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। हम किसी भी सीज़न को, मान लीजिए हम किसी सीज़न को बुलाते हैं समर्स आ गई हैं। समर्स क्यों बोलते हैं हम उस पूरे सीज़न को? बिकॉज उसमें जो डिग्री ऑफ टेम्परेचर वो हाई रहता है, और जब लो रहता है उसको क्या बोलते हैं हम? विंटर्स बोलते हैं। तो टेम्परेचर का इतना बड़ा रोल है कि हम पूरे नाम ही रख रखे हैं इसके ऊपर हमने। जब लो टेम्परेचर रहेगा तब विंटर बोलेंगे उसको, जब हाई रहेगा उस सीजन को बोलेंगे समर्स। अब ये किसकी वजह से चेंज होता रहता है टेम्परेचर? इतना जो डिग्री ऑफ टेम्परेचर हो किसकी वजह से चेंज होता है? ये मान लीजिए सन है, सन हमारा बहुत गर्म है ना, सन से गर्मी आ रही है और ये हमारी अर्थ इस पोजीशन में, सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पे आएगी ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जो हीट अर्थ एब्जॉर्ब कर रही है या अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो हीट आ रही है उसको बोलते हैं इनसोलेशन। ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ मैं, इनसोलेशन। इंसोलेशन जा द अमाउंट ऑफ हीट एंटरिंग इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज इंसोलेशन। अब इंसोलेशन इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा हो रही है क्योंकि बिल्कुल सन को फेस कर रहा है ये पॉइंट, और ये जो पॉइंट्स हैं इस पे इतनी इंसोलेशन नहीं हो रही, ये यहाँ पे कम हो रही है, यहाँ पे बिल्कुल ही कम हो रही। तो इसका एक सिंपल सा ये चीज़ है, जो हमारी इक्वेटर वाला पार्ट ना, ये इस पार्ट को इक्वेटर बोलते हैं, मूव कर करके सन के पास जाता रहता है। मान लीजिए अर्थ हमारी ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है, तो हमारा इक्वेटर वाला पार्ट ये है, ये इक्वेटर वाले पार्ट पे सबसे ज़्यादा हीट पड़ती है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। एंड ये पोल्स वाला पार्ट है, ये कभी कभी जा पाता है, कभी कभी पॉसिबिलिटी होती है, और मोस्टली ये नहीं इतना सन के जितना इक्वेटर रहता है उतने उस कॉन्टैक्ट में नहीं रहता। कॉन्टैक्ट इन द सेंस उतना सन को फेस नहीं करता ये। तो ये जो इक्वेटर्स वाला पार्ट है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती है हर टाइम। क्यों? क्योंकि द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन इज़ वेरी लो। ठीक है, हमारी बुक में एक बहुत अच्छी तरीके की लाइन लिखी गई है इसको समझाने के लिए। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम, ये यहाँ पे बर्फ़ दिख रही है ना आपको, जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है वो डिक्रीजेज फ्रॉम, यहाँ पे सबसे कम होता है, एंड इट इंक्रीजेज टू द इक्वेटर, और इट डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। ओके, अब हीट कम आ रही है यहाँ पे पोल्स पे, तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर कम रहेगा। टेम्परेचर इज व्हाट? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हीट, द डिग्री ऑफ हीट। और एक इसका छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ आपको। ये जो इमेज लगी थी यहाँ पे, इसका अब यूज आया है। मान लीजिए बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इसमें यहाँ पे कुछ गर्म कुछ एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे कुछ गर्म एक्टिविटी है, काफ़ी सारी ह्यूमंस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है? गाड़ियाँ चल रही, वो भी यहाँ पे रोड पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही हैं, नीचे बिल्डिंग्स में लोग रह रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो ये इतना हवा को इतना अच्छा ट्रेवल करने का मौका नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ये बीच में बिल्डिंग सड़ जा रही हैं, ये हवा यहाँ से पास होके ऐसे पास होके यहाँ तब जाती हैं, डायरेक्ट नहीं जा सकती ना। क्यों? क्योंकि ये बिल्डिंग्स बीच में अड़ रही हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है? हीट ज़्यादा ट्रैप हो जाती है, इतनी ईजिली हवा आसपास नहीं हो पाती, तो हीट यहीं पे ट्रैप होके रहेगी, यहीं पे ट्रैप होके रहेगी, यहीं पे ट्रैप होके रहेगी। इससे क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ सिटीज इज यूजुअली हायर देन विलेजेस। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ हीट कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एक ही जगह पे रह रही है, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है? हीट को होल्ड करती है वो। तो इस चक्कर में जो सिटीज़ का टेम्परेचर वो गर्म रहता है। ओके, ये एक फिनोमेना जो आपको काफ़ी काम आएगा। आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि शहर में 1-2 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा क्यों होता है, गांव में कम क्यों होता है, पहाड़ी एरिया में कम क्यों होता है, क्योंकि हम ऊपर चले जा चुके हैं। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम लैंड टू अबव लैंड एरिया, जो सी लेवल बोलते हैं हम इसको, अभी डिस्कस नहीं करते। आप बस ये समझ लीजिए, नीचे टेम्परेचर जो लैंड एरिया उसमें थोड़ा गर्म रहता है, और जैसे ही हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते रहते हैं वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज होता है। अब हम ना नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर पता है क्या चीज़ है?
अब हमारे आसपास कोई चीज़ है, हवा है, वो हमें भले ही दिख नहीं रही हो बट उसके पास भी प्रेशर तो है ना, वो चीज़ मूव कर रही है। हवा का प्रेशर आपने देखा होगा कभी कभी, मान लीजिए इस साइड हवा आ रही है और आपको जाना कहाँ है, आप इस साइड चल रहे हो, तो आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि इस साइड इतने अच्छे तरीके से नहीं आप साइकिल चला रहे हो। हवा की डायरेक्शन में चलाओगे आप, हवा इस तरफ जा रही है, आप भी इस तरफ साइकिल चला रहे हो, तो आपको बहुत ईजी पड़ता है, इतने ज़्यादा आपको पेडल्स नहीं रिवॉल्व करने पड़ते। बट आप अपोजिट डायरेक्शन में चलाओगे साइकिल तो आपको हवा का प्रेशर भी फेस करना पड़ता है, तब आपको फील होगा हवा का प्रेशर क्या चीज़ होती है ना। तो हवा का प्रेशर होता है, हमारी बॉडीज़ एक आउटर प्रेशर रेडिएट करती हैं और हवा का प्रेशर को कैटर करती हैं, काउंटर करती हैं, ठीक है, तभी हम ऐसे एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। जैसे लेज का पैकेट आप देख पा रहे हो, इसके अंदर भी एक प्रेशर होता है और बाहर एयर का भी प्रेशर है। एयर प्रेशर इसमें कैसे, चिप्स का पैकेट पहाड़ों में ज़्यादा फूल जाता है। अगर आप थोड़ा खाली पैकेट लेके जाओगे ना, खाली इन द सेंस थोड़ा पिचका हुआ पैकेट, वो पहाड़ों में जाके वापस से फूल जाएगा, जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो। ये क्यों फूल जाता है? क्योंकि इसके अंदर तो पहले ही थोड़ा प्रेशर था, ठीक है, बट जो बाहर का प्रेशर है वो जैसे ही हम अपनी सी लेवल से ऊपर जाते जाते हैं, ज़मीन है यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो एयर प्रेशर यहाँ पे कम होता है, ज़मीन पे थोड़ा ज़्यादा होता है। कानों पे भी हमारी इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। जब भी आप कभी पहाड़ों में घूमने जाओगे आपके कान उस चीज़ को रिएक्ट करते हैं। कई बार पहाड़ों में ऊपर जाते हुए ना कान थोड़े बंद हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि कानों के अंदर जो एयर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है और बाहर का कम हो जाता है। ऐसे ही सेम तो नहीं है, थोड़ा अलग फिनोमेना है। ये चिप्स का पैकेट वहाँ फूल जाता है कि बाहर का जो एयर प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाता है और इसको डोमिनेट कर देता है। अंदर से ज़्यादा पावर निकल रही है और बाहर से कम आ रही है तो फूला फूला नहीं दिखता इंसान, ज़्यादा पावरफुल दिखता है। अब आप एक सिंपल सी चीज़ सोच के देखिए, यहाँ पे हवा का प्रेशर इतना नहीं है, हवा इतना प्रेशर नहीं लगा रही इस चीज़ को मूव करने के लिए, तो लो एयर प्रेशर हो गया। लो एयर प्रेशर में क्या होता है, बादल एक जगह पे टिक जाते हैं, फिर वहाँ पे बारिश होती है ना। बादल कहाँ पे दिखते हैं आपको? एयर इतना प्रेशर नहीं लगा रही कि भाई तुम खड़े रहो यहीं पे, मैं अपना प्रेशर नहीं लगा रही इतना, एयर ये कहती है बादलों से, तो बादल वहीं पे खड़े रह जाते हैं। अगर एयर ने ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, एयर ने प्रेशर लगाया इसको इधर मूव करने के लिए बादल को, तो बादल भाग जाएगा इधर से। क्यों? क्योंकि एयर प्रेशर हाई है। एयर प्रेशर हाई होते ही बादल को मूव कर सकती है हवा, हवा ने मूव कर दिया बादल को मूव कर दिया तो हमें क्या दिखेगा? डायरेक्ट हमें स्काई दिखेगा, क्लियर आसमान दिखेगा हमें, है ना। ब्लू कलर का जो दिखता है, बादल सफ़ेद कलर के दिखने बंद हो जाते हैं, बिल्कुल क्लियर स्काई दिखता है। कब दिखता है? जब हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है, वो बादल वगैरह को, जितना भी पार्टिकल्स वगैरह उनको मूव कर देती है। कितना ईजिली हमने समझ लिया, क्या समझे? जो हाई प्रेशर एरिया होता है उसमें क्या होता है हमारा? क्लियर स्काई, एंड लो प्रेशर एरिया में क्लाउडी स्काई। देखो कितना इजीली समझा दिया। आप इस चक्कर में क्या कर सकते हो, इतना इजी समझते रहो आप नेक्स्ट क्लासेस में भी। एक सिंपल सा लाइक ड्रॉप कर दीजिए वीडियो के नीचे, और आप कुछ भी आप कमेंट में आप अच्छी सी चीज़ लिख सकते हो, और सब्सक्राइब तो करना ही है, ऑब्वियस सी चीज़ है। अब हम विंड को देखते हैं। विंड को देखने से पहले एक बार वापस पीछे आते हैं, जो हमने डिस्कस करा था हाई प्रेशर और लो प्रेशर में। मान लीजिए ये अर्थ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है हवा का, तो हाई प्रेशर है, हवा तेज़ी से इधर उधर जाएगी ना। और लो प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, इधर उधर इतनी नहीं भगा रही हवा इस अपने आप को, तो अर्थ धीरे धीरे मूव करेगी। अब यहाँ से तेज़ी की तरफ हवा आ रही है और यहाँ पे धीरे धीरे मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर है। अब हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। यहाँ से तेजी से हवा आ रही है, यहाँ से धीरे धीरे आ रही है। तो हवा किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? हाई प्रेशर से आ रही है लो प्रेशर की तरफ, और जब यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, ये हाई प्रेशर वाली यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, तो ये ऐसे मूव करेगी फिर। ठीक है, क्या डिस्कस करा हमने? हाई प्रेशर से एयर मूव करती है लो प्रेशर की तरफ। आप मान लीजिए आपके पास एक बॉल रखी है यहाँ पे इस बॉल को कोई नाजुक सा बच्चा धक्का मार रहा है और यहाँ पे एक बड़ा सा बच्चा धक्का मार रहा है। इसके पास हाई प्रेशर है, इसके पास लो प्रेशर है, तो बॉल किस तरफ जाएगी? हाई प्रेशर वाले बंदे की तरफ से लो प्रेशर वाले बंदे की तरफ जाएगी।
ऐसे ही विंड है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। ओके, ये इमेज मैंने स्पेशली लगाई है आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उससे। क्यों लगाई है? क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड मटेरियल है, ये आपके अभी काम नहीं आएगा। आप इसको इग्नोर कर सकते हो पूरे डायग्राम को, ठीक है? इग्नोर करना चाहो कर सकते हो। आपको डिटेल में समझना आप कमेंट कर दीजिए। मैं विंड के ऊपर एक 10 मिनट की वीडियो अलग से लेके आ जाऊंगा, उसमें आपको ये सब डायग्राम वगैरह समझा दूंगा। अब मैं सिंपल टर्म में जो आपकी डेफिनेशंस दी हुई थी उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ इन वेरी सिंपल टर्म्स। ओके, परमानेंट विंड कौन सी होती है? जो हमेशा ही मूव करती रहती हैं। जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे कोई जगह है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे फिर से हाई प्रेशर है। यहाँ से विंड आएगी इसकी तरफ, यहाँ से विंड आएगी इसकी तरफ, तो ये क्या होगी? ये डायरेक्शन का नाम है, जिस डायरेक्शन में जा रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है, ये इस साइड आ रही है, अपोजिट होगी ना, ईस्ट वेस्ट। तो इसमें इस वे में दिया हुआ है। तो ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज आर अवर परमानेंट विंड्स। ओके, क्या डिस्कस करा हमने? ईस्टर्लीज एंड, ये यहाँ पे स्पेलिंग लिखी हुई है, ईस्टर्लीज ईस्ट लगा के ERLIES, वेस्ट लगा के ERLIES। ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज आर अवर परमानेंट विंड्स। सीजनल विंड कौन सी होती है? सीजनल विंड वो होती है जैसे टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग है तो चलनेगी, अदरवाइज वो विंड नहीं चलेगी। सीजन में चलती है, कभी कभी किसी सीजन में चल रही है, समर्स में चल रही है, वो सीजनल विंड्स हो गई। विंटर में नहीं चल रही बट ओनली समर्स में चल रही है, तो ऐसी हवा को हम बोलते हैं सीजनल विंड। और जो विंटर में चलती है, समर में नहीं चलती, उसको भी क्या बोलेंगे? सीजनल विंड, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सीजन में चल रही है। नेक्स्ट हमारा लोकल विंड होगी। लोकल विंड बस ये नहीं है कि समर या विंटर में चल रही है, परमानेंट तो हर टाइम चलती है, सीजनल किसी सीजन में चलती है। लोकल विंड को क्या होगी? लोकल एरिया, जैसे हमारी लोकल दुकान है, ये तो लोकल हॉस्पिटल है, लोकल डॉक्टर है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? ये लोकल चीज़ है, ये ब्रांडेड चीज़ है, ये लोकल चीज़ है। लोकल हमारे किसी एक पर्टिकुलर हमारे आसपास के रीजन की, उसको लोकल विंड बोलते हैं। ये हमारा यहाँ हम रहते हैं, जो यहाँ पे जो एरिया है ना, ये लोकल चीज़ है। लोकल मतलब जो हमारे ही एरिया की चीज़ है, तो उसी एरिया में जो चीज़ रहती है लोकल चीज़। ये तो है नहीं लोकल चीज़ आपको कोई एक लोकल चप्पल है, वो आपको यहाँ तो नहीं मिलेगी ना इस देश में, आपको अपने देश में अपनी जगह पे मिलेगी। तो लोकल विंड्स भी वैसी होती हैं जो सिर्फ आपके एरिया में चलती हैं। तो अलग अलग एरियाज़ में काफ़ी सारी लोकल चीज़ें होंगी, तो ऐसे ऐसे अपने अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग लोकल विंड्स होती हैं। हमारी जो इंडिया की मोस्ट प्रिवेलिंग लोकल विंड इज़ लू। लू चलती है ना गर्मियों में, वो हमारे यहाँ चलती है। ओके, लोकल विंड एग्जाम्पल लू हो गया। परमानेंट का हमने देखा था ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज। अब एकदम से हाई प्रेशर की उससे कभी कई बार लो प्रेशर की तरफ एयर जाती है, तो उससे साइक्लोन भी बन जाता है। जैसे ये वेस्ट की तरफ आ रही है, ये ईस्ट की तरफ आ रही है, तो ऐसे एकदम से यहाँ थोड़ी ये इधर आ रही है हवा, ये इधर आ रही है, यहाँ बीच में थोड़ा साइक्लोन बनने के चांसेस है ना। तो इसी वे में साइक्लोन बनते हैं हमारे। एक विंड उधर से आ रही है, एक विंड उधर से आ रही है, इधर आके टकरा आ गई, फिर साइक्लोन बन गया। तो इस टाइप के कुछ फिनोमेनॉज होते हैं जो हमें डिटेल में डिस्कस नहीं करने हैं, बस हमको जानना है कि क्या कुछ चीज़ें होती हैं। आपको डिटेल में किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है, मैं आपको बताने के लिए रेडी हूँ, बट हम अभी चैप्टर में नहीं बताएंगे, क्योंकि क्या पता कोई बच्चा एग्जाम के पास देख रहा हो, उसका पहला दिन हो, एग्जाम से जस्ट पहले वाला दिन है, तो उसको हम ये चीज़ें नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि उसको पास होना नहीं होएगा। पास तो क्या होगा? थप्पड़ लगेंगे भाई, मम्मी पापा पिटाई कर देंगे। हमारी एक चीज़ इस टॉपिक में डिस्कस करनी रह गई है, दैट इज मॉइस्चर, MOISTURE। ओके, मॉइस्चर क्या चीज़ होती है हमने डिस्कस करा था ना। जैसे ओशन से, यहाँ पे एक ओशन है, इससे पानी एवापोरेट होता है, सन की एनर्जी आती है, यहाँ से पानी एवापोरेट होता है ऊपर की तरफ, जैसे क्लाउड बनते हैं। तो ये जो बादल, ये जो पानी एवापोरेट हो रहा है धरती की तरफ से ऊपर आसमान की तरफ, ये यहाँ से हवा से, एटमॉस्फेयर से होके ही तो गुजर रहा है ना। तो एटमॉस्फेयर में यहाँ पे जहाँ छोटा छोटा पानी है, मॉइस्चर जिसको बोलते हैं, वाटर वेपर्स जिसको बोलते हैं, वाटर वेपर्स हम बोलते हैं ना, तो ये वेपर्स हैं, ये एटमॉस्फेयर के थ्रू जा रहे हैं। आप सोचने की बात है, ये चीज़ यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच रही है? छोटे छोटे पानी के छोटे छोटे कण बनते हैं, वेपर्स जिसको बोलते हैं, वाटर वेपर्स, उसके थ्रू एवापोरेट, वाटर एवापोरेट होता है, फिर वाटर वेपर बनता है, देन क्लाउड बनता है। तो ये जो एटमॉस्फेयर के थ्रू होके गुजरा है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर थोड़ा गीला गीला महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से पानी जा रहा है। कई बार हमें ऐसी ह्यूमिडिटी सी नहीं लगती गर्मियों में। गर्मियों में ह्यूमिडिटी क्यों लगती है? क्योंकि एवापोरेशन ज़्यादा चल रहा होता है,
सर्दियों में आपको चिपचिपाहट नहीं लगेगी, चिपचिपाहट ऐसे लगती नहीं है, थोड़ा हाथ चिपक सा रहा है, पसीने भी नहीं आ रहे, ह्यूमिडिटी सी लग रही है। वो क्यों बनती है? क्योंकि मॉइस्चर होता है हवा में, हवा में मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर क्यों होता है? क्योंकि वाटर एवापोरेट कर रहा है, वाटर के पार्टिकल्स इज पासिंग थ्रू द एटमोसफेयर टू बिकम क्लाउड्स। ओके, तो ये जो पार्टिकल्स यहाँ से जा रहे हैं हवा को थोड़ा सा ह्यूमिड बना देंगे, थोड़ा सा इसमें वाटर सा टच सा आ जाएगा, कुछ पानी जैसा चिपचिपा। पूरा पानी तो नहीं होता ऐसे एकदम से, तो ऐसे नहीं है पानी उछल के यहाँ क्लाउड बन गया, नहीं ना, थोड़े वाटर वेपर्स के थ्रू जाता है। वाटर वेपर्स के थ्रू जाता है तो छोटा छोटा वाटर का पार्ट, छोटा छोटा वाटर वेपर्स हवा में मिलते रहते हैं, हवा में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं मॉइस्चर इन द एयर, ह्यूमिड एयर। अभी हम डिस्कस करते हैं रेनफॉल्स को, लास्ट हमारा टॉपिक बच गया। आपकी जो बुक में ना वो रेनफॉल्स के बस डायग्राम दे रखे हैं और उसके नीचे लिख रखा है, बट आपका इससे एक क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रेनफॉल्स। आपका क्वेश्चन क्या बनता है? कितने टाइप का होता है? कितने टाइप का? इसका आंसर बस ये है, साइक्लोनिक, रिलीफ एंड कन्वेक्शनल। बट अगर आपको बस बुक के हिसाब से जाना तो आप इस चैप्टर को यहाँ पे एंड कर सकते हो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जा सकते हो। बट अगर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और चाहिए, आपको भी आपके टीचर जितना जानना है, टीचर तो आपका बहुत ज़्यादा जानता है, बट स्टिल आपको थोड़ा सा ज़्यादा जानना है, आपको मज़ा आएगा इसको जानने में, तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे देख सकते हो। अभी 2 मिनट में टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ओके, जो हमारी वार्म एयर होती है ना, वो हल्की एयर होती है, वो ऊपर की तरफ जाती है, और कोल्ड होती है जो भारी चीज़ है, मान लीजिए भारी चीज़ें नीचे गिरेगी ना, हवा हमारी पतंग हल्की चीज़ें वो उड़ सकती है, बट कोई भारी चीज़ है, पत्थर नहीं उड़ सकता, वो नीचे गिरेगा। तो जो वार्म एयर है वो हल्की होती है, वो ऊपर जाती है, कोल्ड एयर हमारी नीचे आती है। तो ये मान लीजिए कोई ये अर्थ का पार्ट है, यहाँ पे, यहाँ से कोल्ड एयर नीचे आ रही थी, यहाँ से कोल्ड एयर नीचे आ रही थी और यहाँ से वार्म एयर ऊपर जा रही थी, यहाँ पे आके मीट होगी। ये वार्म एयर मान लीजिए ऑपरेशन कुछ वाटर वेपर्स को कैरी करी थी, कोल्ड एयर आके मिली इसको, यहीं पे मामला ख़राब हो गया, वाटर वेपर्स ऊपर नहीं ले जा पाई, यहाँ पे क्लाउड्स बने और रेनफॉल स्टार्ट हो गया, है ना। रेनफॉल स्टार्ट हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा दिनों तक चलता है। जो साइक्लोनिक रेनफॉल होता है ना, साइक्लोन भी ऐसे ही बनते हैं, जब ये ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज कुछ भी 2 विंड ऐसे बीच में आके साइक्लोन ऐसे घूमने लग जाती है ना, ऐसी सेम फिनोमेना यहाँ पे हुआ। थोड़ा साइक्लोन सा बना, ये इधर जा रही थी चीज़ें, ये इधर जा रही थी, यहाँ पे रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगा और ये सेवरल डेज तक चल सकता है हमारा। साइक्लोन भी बनता है इसी वे में, इसी वे में जो रेनफॉल हुआ उसको साइक्लोनिक बोलते हैं। किधर जा रही थी वार्म एयर, कोल्ड एयर नीचे आ रही थी, वार्म एयर ऊपर जा रही थी, मिली और इसकी वजह से जो हुआ साइक्लोनिक रेनफॉल। 2-3 बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, मेरे को कोई शौक नहीं है ज़्यादा बार बोलने का। ओके, आपको थोड़ा तो अभी पढ़ रहे हो, आपको 1-2 साल तक 5 साल तक तो याद रहे ना कम से कम चीज़ें, तो इसलिए मैं इस वे में बोलता हूँ। अगर आपको ये नहीं पसंद आता तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हो, भाई मैं एक बार बोल लूँगा मेरी जीभ दुखने लग जाती है। नेक्स्ट हमारा रिलीफ ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, रिलीफ कब होती है हमारी? इसमें हमारी पहाड़ों की ज़रूरत होती है। मान लीजिए हवा ऐसे आ रही थी, मोस्ट एयर, मोस्ट एयर क्या होती है? जिसमें वाटर वेपर्स होते हैं, और ये बीच में आ गया भाई पहाड़, मोस्ट एयर हमारी ऐसे जा रही थी, तो अब ये ऐसे तो है नहीं इसको चीर के यहाँ से निकल जाएगी, नहीं निकलती ना, ये ऊपर की तरफ जाने लगती है। हवा ऊपर जाती तो क्लाउड फॉर्म होते हैं ना, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर कम होता है, कंडेंस हो जाता है, ये एक वाटर वेपर से एक में क्लाउड बन जाता है, ऊपर जाते ही क्लाउड बनता है। आप बस इतना ध्यान रखिए, मान लीजिए यहाँ चली गई, एक ऊपर क्लाउड बन गया और ये इतना क्लाउड बन चुका है अब ये ईजिली रेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर्स ज़्यादा हो चुके हैं, अब ये यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकता अपने आप को, ये रेन की फॉर्म में नीचे आ जाएगा, तो रेन स्टार्ट हो जाएगी। कब स्टार्ट हुई? हमारी मोस्ट एयर ऐसे जा रही थी, बट पहाड़ आ गया बीच में, पहाड़ आ गया तो ऊपर चली गई एयर, एयर ऊपर चली गई तो क्लाउड बन गया, क्लाउड बन गया तो क्लाउड तो बारिश करेगा, बारिश हो गई, सिंपल सी चीज़ है। ओरोग्राफिक रेनफॉल इज व्हाट व्हेन मोस्ट एयर इज मूविंग एंड a hill is there, a mountain is there, and then this moist air will rise, condenses, and rainfall occurs. That is relief orographic rainfall. नेक्स्ट हमारा है कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब हमारा इसमें क्या है कि सन है, डायरेक्ट यहाँ पे अपनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, हीट रेडिएट कर रहा है,
यहाँ से पानी है यहाँ पे या कुछ भी है, एवोपरेट हो रहा है, ऊपर जा रही है वार्म एयर, क्योंकि वार्म एयर क्यों है, क्योंकि ज़्यादा हीट आ रही है, एयर वार्म हो जाएगी, ऊपर जाने लग जाएगी, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये कंडेंस हो जाएगी, कंडेंस होने के बाद नीचे रेनफॉल। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, वार्म एयर ऊपर गई, कंडेंस हुई, रेनफॉल स्टार्ट। वार्म एयर हमारी किस चीज़ को कैरी करती है, वाटर वेपर्स को। क्यों कैरी करती है, क्योंकि गर्मी में वाटर एवोपरेट होता है, वाटर एवोपरेट होकर ऊपर जाएगा, हीट आ रही थी, हीट की वजह से वाटर एवोपरेट हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे जाके कंडेंस हो गया, यहाँ इतनी हीट नहीं आ रही, फिर ये नीचे आ जाएगा। बस सिंपल सी चीज़ है। तो इसी सिंपल सी चीज़ पे हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जा रहा है। चैप्टर ख़त्म हो जा रहा है, एक सेकेंड, चैप्टर ख़त्म हो जा रहा है, इस पावर पॉइंट को ऐसे ही रहने देते हैं। हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है, आपको क्या करना है आपको पता ही है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स की सेपरेट वीडियो चाहिए, अभी भी आपसे क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहे, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए। बस आपको 5 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे, जिसमें आप सारे क्वेश्चन आंसर को समझ सकते हो। मैं आपको उनके सॉल्यूशन दे दूंगा, आपको लिख के दे दूंगा क्या लिखना है आपको। वैसे तो आप हो ही होशियार लिख लोगे, बट स्टिल अगर आपको चाहिए, कमेंट में सिंपली क्या लिखना है, क्वेश्चन आंसर या Q&A, ये लिखना है आपको। मैं आपको क्वेश्चन आंसर की सेपरेट वीडियो ला के दे दूंगा, बिल्कुल ही जल्दी ला के दे दूंगा। जैसे ही आप कमेंट करोगे आपको वीडियो मिल जाएगी, थोड़े से 1-2 दिन में आपको वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, जितने मुझे अगर लगेंगे कमेंट बच्चों के कि हाँ चाहिए इनको, तो देन यू विल गेट योर क्वेश्चन आंसर वीडियो ऑल्सो। ओके, सो टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।